नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा। अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी चाचा शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की खबरें चल रही हैं कि इसी बीच रामपुर के सपा कार्यालय से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी सामने आने लगी है। रविवार को रामपुर सपा कार्यालय में एक जनसभाओं को लेकर बैठक चल रही थी, जन समस्याओं को लेकर के एक बैठक चल रही थी। इसी बीच आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आपने कहा कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा तो आजम खान ने जेल में कोरोना का टीका नहीं लगवाया। नतीजा ये हुआ कि वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे। अब सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान। नतीजा ये होगा कि मौत के मुंह में चले गए आप फंसा रहा और आपकी हमारी दुकानों से मुन्ना भाई ने बताया, आपने बताया बड़ी सिद्धि भारतीय जनता पार्टी से हमने क्या सिखाया। वो हमसे प्यार करती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जो सलूक वो हमारे साथ करती है, वही सलूक उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत को समाजवादी पार्टी से है, इसका हमने काफी बताई। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय दीदी को हमारे बच्चों का हमारा नाम भी लेना चाहते हैं। भाई आपने इलेक्शन के बारे में बताया, आतंकवादियों के वीडियो से आपसे पूछा करता हूँ, सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है। गरीबी अब्दुल खाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल में अब्दुल जाएगा। एनआरसीसीएम में अब्दुल जेल में जाएगा और बात बना देगा, उस पर मुकदमे लिए जाएंगे, उसकी गलत बिल्कुल की हो जाएगी, उससे वसूली की जाएगी और राज्य देगी आपके से ये शिकायत नहीं निकलेगा। हमने आपको राज्य वाली सरकार का एक नहीं लगाया, आप चुनाव लड़ने नहीं कर सकते, चारों भाषा को नहीं कर बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई है, आपकी शादी नहीं होती। आपकी जाति में भी वोट नहीं दिया है, ये गला है, लेकिन मुख्यमंत्री आप बनेंगे। नेता विपक्ष भी हम लोग हैं, हमें अपने नेता विपक्ष नहीं बना सकते। और तो और आपने भाषण दिया, हमारे हिंदुत्व में आपने बहुत लोगों के सीरियसली बताई, आपका किया किया आप से ज्यादा सीनियर कम था, सबसे वाली फसाहत अली शानू मीडिया प्रभारी आजम खान फसाहत अली शानू ने कहा कि हम किससे कहें, हमारी तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया था। अखिलेश यादव जी, हमारा सलूक आपके साथ था। ये था जब 1989 में अपने वालिद साहब को कोई सीएम बनाने को तैयार नहीं था, तब आजम खान ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। हमारा कसूर ये था कि आपके वालिद मुलायम सिंह को रफीकूक मुल्क का खिताब दिया था। कन्नौज में जब आप चुनाव लड़े तो आजम खान ने कहा था कि टीपू को सुल्तान बना दो और जनता ने आपको सुल्तान बना दिया। और जब अखिलेश के ऐसे तेवर जिससे आज हर कोई हैरान है, समझ पाना मुश्किल है कि आखिर मामला है तो है क्या, क्योंकि वक्त जब चुनाव का था तो विपक्ष कहता था कि अखिलेश अब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, और अचानक से ऐसा बदलाव लोगों के जहन में सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अखिलेश को आने लगी है मुसलमानों के कपड़े से बू। और अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनिल मिश्रा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से प्रितपाल सिंह सलूजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से वर्चस्व पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं
उनके जो मीडिया प्रभारी है उनका हमला जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं कर दिया है। उन्होंने आजम खान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। उनका कहना है कि अखिलेश यादव उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बीजेपी के लिए, बीजेपी को हमारा दुश्मन कहीं ना कहीं उन्होंने बना दिया है। अब उनको हमारे कपड़ों से बदबू कहीं ना कहीं आती है। आजम को जेल से निकालने के लिए अखिलेश यादव मदद नहीं कर रहे हैं। 111 सीटें जो समाजवादी पार्टी की आई हैं उसमें मुसलमानों का हाथ है, हमारा हाथ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को दिलीप जी? रितिका जी, सबसे बड़ी बात तो पहले यही है कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो अपने आप को मुस्लिम मानते हैं, इस देश का हिस्सा नहीं मानते। अब अगर 111 सीटों में मुस्लिम बाहुल्य सीटें आई हैं या मुस्लिम विधायक जीत करके आए हैं तो उनको ये कहना चाहिए था कि हम डेमोक्रेसी के चलते ही आपके खाते में आए हैं, लेकिन वो ये क्लेम करते कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम आए हैं। और मुसलमान समाजवादी पार्टी का हिस्सा माना जाता है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। MY फैक्टर ये बहुत प्रसिद्ध है समाजवादी पार्टी के लिए। और इस बार हार जाने में मुझे लगता है कि 33 से 38 सीटें 111 में शायद मुस्लिम विधायकों की है। एक बड़ा तबका जो जीत करके आया है समाजवादी पार्टी के हिस्से में वो मुसलमानों का है। अगर 111 में 38 सीटें हैं तो लगभग 1/3 सीटें मुसलमानों की वजह से आई हैं और मुसलमानों का इनको सपोर्ट भी था। लेकिन अब जब इलेक्शन हार गए हैं, मेनली लड़ाई होती है सत्ता के लिए, लेकिन जब सत्ता नहीं मिली है तो इस तरह की उठापटक होना बहुत लाजमी है। रही बात कि मुलायम अखिलेश यादव जी आजम खान को रिहा कराने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं, तो इस समय अखिलेश यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है। रिहा करना न करना ये कोर्ट के हाथ में है, उसकी पैरवी करना या उसकी खिलाफत करना ये सरकार के हाथ में। दिलीप जी, साथ में उनका ये भी कहना है कि आंदोलन कहीं ना कहीं नहीं किया गया, सिर्फ एक ही बार वो जेल में मिलने जाते हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं कि अब जो है अखिलेश यादव हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं उन्होंने जता दी है। दिलीप जी, रखिए अपनी बात को। नहीं, ये देखिए, जब व्यक्तिगत लाभ कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है तो इस तरह के बयान आते हैं। आजम खान ना तो पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं या आजम खान की खिलाफत करने से पूरे मुस्लिम समाज की खिलाफत हो रही है, ये भी कहीं से सिद्ध नहीं होता है। आजम खान पूरे मुस्लिम समाज के नेता नहीं है, चंद लोगों के नेता हो सकते हैं, चंद मुसलमान समर्थक हो सकते हैं, चंद मुसलमान समर्थक उनकी वजह से खुश या नाराज हो सकते हैं, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज आजम खान को अपना नेता नहीं मानता। यहाँ तक कि आज जहाँ से वो विधायक हैं, जहाँ के वो बाशिंदे हैं, जहाँ पे उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि सब कुछ है, वहां का मुसलमान उनसे नाराज रहता है। अभी जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हुआ था, जो उनके खिलाफ बहुत सारी FIR हुई थी, उसमें बहुत सारी FIR मुसलमानों ने कराई थी। तो ये कहना कि मुसलमानों के कपड़ों से बू आ रही है, ये स्टेटमेंट गलत है। हो सकता है अखिलेश यादव को आजम खान के कपड़ों से बू आने लगी हो या उनके बेटे के कपड़े से बू आने लगी हो, या ऐसी कोई सामंजस्य या ऐसा कोई डिमांड जो वो व्यक्तिगत तौर पर रखना चाहते हो मुस्लिम समाज को आगे करके, वो डिमांड या वो चीजें अखिलेश यादव पूरी न कर पा रहे हो या न करना चाह रहे हो, इसलिए वो अपने व्यक्तिगत बातों को मुसलमान समाज के कंधे पर रख करके पब्लिक में स्टेटमेंट देना चाहते रहे हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर हम व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात कहेंगे तो समाज में फर्क नहीं जाएगा। जब मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो ये वोट बैंक को हिट करेगा, क्योंकि भारत की जो राजनीति है वो जाति से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। और यहाँ पर जब भी किसी के साथ कोई जुल्म होता है तो किसी व्यक्ति के साथ जुल्म नहीं होता है, यहाँ जाति के साथ जुल्म होता है, यहाँ दलित के साथ जुल्म होता है, यहाँ माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है, यहाँ किसी महिला का रेप नहीं होता है, यहाँ दलित का रेप हो जाता है। तो यहाँ जो भी चीजें होती हैं वो जाति से जुड़ करके होती हैं। कारण उसका सिर्फ ये है कि उससे वोट बैंक प्रभावित होता है। दिलीप जी, लौटूंगी आपके पास में, लेकिन उससे पहले एक बार आम आदमी पार्टी के पास चलेंगे। प्रितपाल सिंह सलूजा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है? प्रितपाल जी, आवाज पहुंच रही है आम आदमी पार्टी से? जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं अभी शिवपाल सिंह यादव को लेकर के लगातार जो है पार्टी के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अब दूसरा मामला कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं घेर रहा है, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं घेर रहा है, अखिलेश यादव की सरदर्दी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रही है आम आदमी पार्टी? रितिका जी, अभी दिलीप जी कह रहे थे जो बातों को, मैं उनमें कई बातों में मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, जब ये चुनाव हो रहा था तब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा 80 और 20 के पास चला गया, और उसके बाद ये घूमता घूमता जब ये दावे की बात आ रही थी
पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण जब ये आया, तब ये दावा होने लगा कि अखिलेश जी दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, हमको इतना मत मिल गया कि हम अपनी सरकार बना। अंतोगत्वा सरकार उनकी नहीं बनी, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट की। अब ये जो बातें हो रही हैं वर्तमान में, सबसे पहले तो आजमगढ़ से अखिलेश जी सांसद थे, उनको प्रतिनिधित्व आजमगढ़ ने दिया था कि आप हमारा प्रतिनिधित्व संसद के भीतर करो। फिर उसके बाद उन्होंने करहल से चुनाव लड़ा, करहल से चुनाव जीते, सरकार में नहीं आ पाए। अब ये अंदर की ये बात है, ये सपा के प्रवक्ता अच्छी तरह बता पाएंगे कि आजम खान जी क्या मुख्य विपक्षी दल का जो पद हासिल करना चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे, या अखिलेश जी को सांसदी का जो इस्तीफा देने के बाद मुख्य विपक्षी दल बनना पड़ा। ये सब उनके अंतर खाते की बात है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी का मत आप जानना चाहती है, तो इंटरनल मामले में तो हम लोग नहीं जाते, मगर हाँ, चुनाव जब होता है, जो पार्टियां ये बात कहती है कि मुसलमान हमारे साथ है, यादव हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, हिंदू हमारे साथ है, इसके विपरीत हमारी पार्टी विचारधारा रखती है अपनी। हमारा मानना है कि जो अपने वजूद से या अपनी जरूरतों से वास्ता रखने वाला व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, वो हमारा वोटर है, हम उसके साथ हैं। जिनको जरूरत है, जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान होता है और वो बुनियादी जरूरतें हासिल करना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े और आम आदमी पार्टी को वोट दे। तो आम आदमी पार्टी तो सभी दलों को साथ में लेके, सभी जात बिरादरी को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस तरह से स्थिति खड़ी करें कि हमारे वहां तो मुसलमान समाज का लोग खड़ा होकर इस तरह से बात करे या सिख समाज से कोई बात करे। हम सबको एक समान समझते हैं, और ये सपा के प्रवक्ता अगर आपके पास आ गए हो, इसको बहुत अच्छी तरह वो बता पाएंगे ये कैसी परिस्थिति खड़ी हुई। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। प्रितपाल सिंह सलूजा जी आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी के पास में, इसी बड़े सवाल के साथ में मैं आ रही हूं। अखिलेश यादव ने आजम खान की बलि दे दी है, ये जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं मीडिया प्रभारी के हैं। उनका कहना है कि बीजेपी का दुश्मन बना दिया है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने। क्या कहेंगे इस पर अनिल मिश्रा जी? देखिए जी देखिए, ऐसा है श्रीमान अखिलेश यादव जी ने आजम खान को बीजेपी का दुश्मन नहीं बना दिया है। उन्होंने जो है अपनी पार्टी के जो भी पुराने समाजवादी नेता हैं, श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी के जो भी साथी सिपह सालार रहे हैं, सब उनको अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं, और एक पेशबंदी में वो सबको पार्टी से किनारे लगाने की एक उनकी मुहिम चल रही है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव जी हों, चाहे वो आजम खान जी हों, चाहे और भी कई नेता हों, उनसे श्रीमान अखिलेश यादव जी को खतरा महसूस हो रहा है। उनको थाल में सजा करके जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, और वो उसे कतई खोना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा अभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री ही मान रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो भी समाजवादी पार्टी में हमारे कद का है उसको किनारे लगाइए, उसको हटाइए, पार्टी से बाहर करिए, और जिससे कि हमारा एकाधिकार, मोनोपोली और समाजवादी न होकर के व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है समाजवादी पार्टी। ऐसा इनके इन बयानों से लग रहा है, इनके इन गतिविधियों से लग रहा है अखिलेश जी के। ठीक है, वहीं आजम खान के मीडिया प्रभारी ने इस बात को भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा सही कहा कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। इस पर किस तरीके से बीजेपी? बिल्कुल एकदम सही बात है। श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो सही कहा है, उसको आजम खान के मीडिया प्रभारी भी सही बता रहे हैं। अखिलेश जी ये बिल्कुल नहीं चाहते जो है कि जो है आजम खान जी या शिवपाल जी या कोई भी समाजवादी नेता जो है राजनीति में आगे बढ़े और समाजवादी पार्टी में आगे सम्मान प्राप्त करे। वो तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। बात ये नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसी धारणा से हमारी पार्टी काम करती है। लेकिन इसके एकदम विपरीत मुस्लिमों का उपयोग करना, मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करना, उनकी भावनाओं को भड़का करके समाज में धार्मिक विद्वेष पैदा करना और उसके बाद वोट की फसल काटना और काम केवल एक जाति विशेष के लिए करना, एक जाति विशेष को नौकरी देना, चाहे वो पीसीएस आयोग में हो, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे जिन विभागों में हो, जाति विशेष के लिए काम करना और मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करना, प्रयोग करना, ये मात्र अखिलेश यादव जी का एजेंडा है। और ये बात अब मुसलमान भी समझ चुके हैं, मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। कांग्रेस पार्टी के पास में इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ। वर्चस्व पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी आ रही है आवाज। आजम खान के सपा छोड़ने को लेकर के भी अब जो है कयासबाजी लगातार तेज हो गई है।
क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात तो समाजवादी पार्टी की जो बेस है वो आजम खान, मुलायम सिंह यादव, इन लोग के बीच बुनी गई, ठीक। और जिस तरीके से आज उनको नजरअंदाज किया जा रहा है अखिलेश यादव जी द्वारा, वो इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है कि क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बाहर आए, बल्कि इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है कि आज के समय में समाजवादी पार्टी में सब में होड़ लगी हुई है कि कौन भाजपा का करीबी बनके किस तरीके कमा ले। उसमें अखिलेश यादव खुद शामिल है। वो भी चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के करीबी दिखने के चक्कर में आजम खान जी जेल में रहे, जिससे कि उनका अपना भला होता रहे। आजम खान जी के जो मीडिया प्रभारी, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया, उससे साफ पता चल रहा है कि वो भी मोदी जी, योगी जी के करीबी बनना चाहते हैं, जिससे उनका फायदा हो। बहुत दिन तक जेल में रह चुके, तो मिला जुला करके इन सभी लोग में आपस में होड़ लगी कि सब लोग भाजपा में जाने की कोशिश में। स्वयं समाजवादी पार्टी, हमको लगता है बहुत जल्दी भाजपा में विलय कर जाएगी, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी की स्थिति है। तो जिस तरीके से कयासबाजी लगाई जा रही है कि वो पार्टी छोड़कर भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं, एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं ले सकते हैं, पार्टी छोड़कर तो वो नहीं जाएंगे, आप देखिएगा पूरी समाजवादी पार्टी चली जाएगी, पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में हो जाएगी और सपा भाजपा पूरा एक ही पार्टी बन जाएंगे। ये नया कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ये पूरी पार्टी विलय कर जाएगी भाजपा में, क्योंकि इन लोग का बस एक काम था कि हमें चुनाव किसी तरीके से लड़ना है। आजम खान के जेल में बंद रहने से सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ तो अखिलेश यादव को हुआ, क्योंकि उन्होंने ये चारों तरफ मैसेज फैलाया कि देखो किस तरीके से एक मुस्लिम के ऊपर भाजपा ने अत्याचार किया है, और एकजुट होकर के सभी मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन आज जब भाजपा की फिर से सरकार बनी है, तब अखिलेश यादव अपनी भी बचा रहे हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो, जिस तरीके से आजम खान के साथ हो रहा है। तो सभी लोग भाजपा के करीबी, मतलब बुलडोजर सरकार के सब लोग करीबी होना चाहते हैं कि कहीं बुलडोजर उनके ऊपर न चल जाए। तो मैं इस बात पे विश्वास जताता हूँ कि बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी का विलय भाजपा में हो जाएगा, और विपक्ष के रूप में इस समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ हमारी 2 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी आपको नजर आएगी। ठीक है, अनिल मिश्रा जी, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात पर, जिस तरीके से वर्चस्व पांडे जी कह रहे हैं कि पूरी जो है समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब कुछ समय बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं विलय हो जाएगी, बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी। उनको डर है कहीं ना कहीं बुलडोजर का, कि कहीं हम पर भी बुलडोजर ना चल जाए। हम तो ये मानते हैं कि केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन सभी पार्टियों का अस्तित्व आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। इनके सभी कार्यकर्ता नेता देश में राष्ट्रवाद और देश के विकास के मुद्दे पर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। जो भी कार्यकर्ता स्वाभिमानी होगा, राष्ट्रभक्त होगा, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, आज वो इन पार्टियों से ऊब चुका है और मन ही मन वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और आने वाले 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी हम 40 से 41% वोट बैंक के साथ, सबसे बड़े वोट बैंक के साथ चुनाव जीतते हैं। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में 50% से ज्यादा, 55% मतदाता हमारे साथ रहेंगे जो है, और हम पूरी तरफ आपको भाजपा और भगवा ही नजर आएगा। ठीक है, प्रितपाल सिंह जी, पूरी तरफ जो है भगवा बीजेपी कहीं ना कहीं नजर आएगी, कांग्रेस हो या चाहे आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, जो भी होंगे वो नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। क्या कहेंगे? माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करें। रितिका जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। अभी प्रवक्ता भाजपा के जो उन्होंने कहा इस बात को कि हम सभी को साथ में लेके चलते हैं, ना 2017 ना 2022 में इन्होंने मुस्लिम समाज से लोगों को सीट दी, प्रत्याशी बनाया, और उसके बाद आज एक दूसरी पार्टी में एक बवंडर मचा हुआ, तो उस पे आके यहाँ पे चैनल पे लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। गुजरात के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, तब विपक्ष था वहां पे कांग्रेस, और कांग्रेस के थे केशुभाई पटेल जी। केशुभाई पटेल को आपने जब देखा अंतोगतवा, जब चुनाव होने वाला था 2018 सॉरी, तब उस समय केशुभाई पटेल जी को जब कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, तो केशुभाई पटेल जी इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अकेली पार्टी है जिसको दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, पता नहीं कौन कौन लगा रहा और कुछ नहीं कर पाया।
वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और दिल्ली में तीसरी बार हमारी सरकार बनी और पंजाब में भी इन्होंने बड़ी कोशिशें कर दी, बड़ा वहां पे सिखों को हिंदुओं के साथ लड़ाने के प्रयास किया, मगर अंततः उनको वहां पे इनके 55 जो प्रत्याशी थे उनकी जमानतें जब्त हुई पंजाब के अंदर। आम आदमी पार्टी की अकेली पार्टी होगी अब देश के अंदर जहां पे उभर के आ रही है, जो अब इस समय अगर कांग्रेस को अगर हमसे हमारे साथ कंपैरिजन करेंगे तो 135 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस। वो आज देश के अंदर 2 राज्यों में अपना राज कर रही है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। आम आदमी पार्टी अभी 10 साल पहले की बनी हुई पार्टी है, दिल्ली में 3 बार राज कर चुकी है, आज पंजाब में भी है और गुजरात के अंदर हम नगर निगम में दूसरे नंबर की पार्टी उभर के आए हैं, आसाम में 2 सीटें लेके आए हैं, आप महाराष्ट्र में 97 सीटें से हम आए हैं। हर जगह पे आम आदमी पार्टी का, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव जब हुआ तो 83 सीटें पंचायत सदस्य हम जीत के आए, बीडीसी जीत के आए। हमारे मतलब हमारा जो वोट बैंक है वो इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है कि हम जनता की बात करते हैं, हम जनता की जरूरतों की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा के जो पहिया है ना, विजय का पहिया जिसको कहती है भारतीय जनता पार्टी, उसको रोकने का काम, उसको गड्ढे में फंसाने का काम अगर कोई कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है, वो आम आदमी पार्टी है। ये आप जिस सपा की बात कर रहे हैं, बीएसपी तो पूरी तरह से खत्म होगी, कहीं है नहीं बीएसपी, कांग्रेस भी भीतरघात होकर वोट कटुआ पार्टी बनकर रह गई है। तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सीधे टक्कर देने का काम करेगी, क्योंकि वो जो उनकी नीतियां हैं हमारी, वो दिल्ली में लोगों को समझ में आ रही है। पंजाब में भी हम आज 25 दिन लगभग सरकार बनाए हुए हैं और बहुत अच्छी तरह हम वहां काम करके दिखा रहे हैं, जो लोगों को लुभाने लगा है। अब लोगों को समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है, उनकी महंगाई उन्होंने पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश के अंदर थोप रखी है, उसको निस्तो नाबूद अगर कोई कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी को के पथ को रोक सकता है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। इससे ज्यादा इनको कोई जवाब दे सकता है सिर्फ आम आदमी पार्टी, इससे अलावा कुछ। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट अनिल मिश्रा जी आपसे ले रही हूँ इसी बात पर कि भाजपा को कोई जवाब दे सकता है वो तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, इस पर आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ रहे हैं। केवल एक प्रतिक्रिया है, यह देश राम का है, परिवेश राम का है, यह राम इस देश की आत्मा है, जो राम के नाम पे सदन में जिसके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, ऐसी पार्टी इस देश में कभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है। राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी व्यक्ति और पार्टी कभी भी भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, यह मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, कभी हमारे विकल्प के रूप में नहीं बन सकती आम आदमी। ठीक है, प्रितपाल सिंह जी इसी बात पर आपका एक छोटा सा कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल रितिका जी, ये देश जो है 84 लाख देवी देवताओं का है, ये देश राम का भी है, रहीम का भी है, अल्लाह का भी है, वाहिगुरु जी का भी है, बुद्ध का भी है, महावीर जी का भी है, ये देश सभी का है, ये अकेला राम का नहीं है। संविधान का मजाक बनाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी, जो ये बार बार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये इनका सपना इनके पास ही रहेगा। ये सभी का देश है, इस देश को आजाद कराने में हिंदू का भी उतना खून लगा हुआ है जितना मुसलमान का लगा है, जितना मुसलमान का लगा है उतना सिख का भी लगा हुआ है, दलितों का लगा, सबका खून इस धरती को आजाद कराने में मेरी आवाज आ रही रितिका जी? जी जी। इस देश को आजाद कराने में सभी धर्मों ने अपने बलिदान दिया है, तभी ये देश आजाद हुआ है। मैंने बार बार आपसे कहा, ये हिंदू राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, इनका सपना ही रहेगा। सभी को लेके एक साथ चलेंगे तभी ये देश बनेगा। ये 20 और 80 करके ये देश नहीं बनेगा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। अब जनता समझने लगी है, अब उनके बच्चे पढ़ के तैयार बैठे हुए, डिग्रियां लिए 5 साल 4 साल लेके घर पे बैठे हुए, उम्रें उनकी खत्म हो रही है, नौकरी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है, लोग तरस्त हो रहे हैं, लोगों को अवसाद सा पैदा हो गया है, घर में रोजगार नहीं है। आप 5 किलो राशन देकर लोगों को कह रहे हो कि हमको 225 रुपए का टीका लगाओ, 150 रुपए का टैक्स मुझे दो। 60 रुपए का पेट्रोल जो होता था आज 120 रुपए का पेट्रोल और डीजल चल रहा है। तो लोग तरस्त हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, घर घर लोग तरस्त हो चुके हैं। आज देश का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती। क्यों नहीं एमसीडी का चुनाव दिल्ली का करा रही है, क्यों देर कर रही है? क्योंकि उसको पता है कि हम अगर अलग से हम एमसीडी चुनाव करेंगे तो आम आदमी पार्टी का ध्यान पूरा यहाँ जाएगा, गुजरात और हिमाचल का जब चुनाव आएगा तब उनको हम अलग से देख लेंगे। ये चाह रहे हैं तीनों चुनाव एक साथ हो, हम उसके लिए तैयार बैठे हुए, और जब तीनों चुनाव होंगे ये तीनों चुनाव बुरी तरह हारेंगे और आम आदमी पार्टी इनको सामने से दिखेगी। आपके पास में एक बार जो है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, दिलीप जी आवाज पहुंच पा रही है, आप कुछ सुन पा रहे हैं क्या?
जी पहुंच रही है। जी दिलीप जी, एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है, जिस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी ने ये भी कहीं ना कहीं जो है आरोप कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया है कि उनका कहना है कि आजम खान को जेल से निकालने के लिए अखिलेश यादव किसी भी तरह की कोई मशक्कत नहीं कर रहे हैं, कोई मदद कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। हमने आपकी सरकार बनाई, आपके पिता की सरकार बनाई, लेकिन आप चुप हैं। उनकी चुप्पी पर भी कहीं ना कहीं वो बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर देते हैं। आपने सदन में भाषण दिया, सभी का नाम लिया, लेकिन आजम खान का नाम नहीं लिया। इस पर क्या कहेंगे आप? रितिका जी, मेरा अपना ये मानना है कि जो शिकायतें आजम खान या उनके मीडिया प्रभारी की तरफ से आ रही हैं, ये शिकायतें वो नहीं है जो सामने दिख रही हैं। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर के नहीं, नाराजगी अंदर किसी और बात को लेकर के हो सकती है, क्योंकि एक बार नाम ना लेने से आजम खान का कद नहीं घट जाएगा। या तो आजम खान अपने आप को इतना छोटा समझते हैं कि सदन में एक बार मुलायम अखिलेश यादव ने उनका नाम नहीं लिया तो उनका कद घट गया, और मुझे नहीं लगता है कि आजम खान का कद इतना छोटा है कि कोई एक बार उनका नाम ना ले तो उन्हें कोई फर्क पड़े। दूसरी बात, जो जेल से निकालने की शिकायत है, तो जेल से निकाल पाना अखिलेश यादव जी के हाथ में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि अब वो मामला कोर्ट में है, उनको जेल से छोड़ेगा तो कोर्ट छोड़ेगा और पैरवी सरकार करेगी, और ना तो सरकार और ना कोर्ट, ये दोनों ही अखिलेश यादव के बस में नहीं है, और अखिलेश यादव उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो किस तरह की मदद कर सकते हैं और किस तरह की मदद की अपेक्षा? बिल्कुल दिलीप जी, उनका कहना है कि प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रदर्शन क्यों करना? ये कोई सरकार ने थोड़ी बंद कर रखा है। कोर्ट के फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होते हैं रितिका जी, ये तो मांग ही गलत है। अगर कोर्ट के फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे तो इस देश में हर बंद कैदी के लिए कोई ना कोई प्रदर्शन करना शुरू कर देगा, और कोर्ट प्रदर्शन के ब्याह पे छोड़ना शुरू कर देगी। तो इस देश में प्रदर्शन जो होते हैं वो हमेशा एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के खिलाफ होते हैं, लेजिस्लेटिव डिसीजंस के खिलाफ होते हैं। जुडिशियल डिसीजंस के खिलाफ कोर्ट में प्रदर्शन, किसी सड़कों पर प्रदर्शन नहीं होता है। आप जुडिशरी के खिलाफ प्रदर्शन कर ही नहीं सकते हैं, आपको इस बात की कानून इजाजत ही नहीं देता है। आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो जुडिशियल सिस्टम है, और उस जुडिशियल सिस्टम को अपोज करने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है, उसके खिलाफ सड़क पे बैठने का अधिकार किसी को नहीं है। और यहाँ तो मामला कोर्ट में सब जुडिस है। इस पर अगर कोई फैसला लेगा या उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट हैं तो फैक्ट उनके काउंसिल के द्वारा। दिलीप जी, इस स्टेटमेंट को किस तरीके से ले रहे हैं कि अखिलेश यादव को अब हमारे कपड़ों से बदबू कहीं ना कहीं आती है, इसको किस तरीके से ले रहे हैं? क्या कहना, मतलब क्या चाहते हैं दिलीप जी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजम खान अगर पार्टी में रहेंगे तो आजम खान अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के साथ रहे हैं, मुलायम सिंह जी के दोस्त रहे हैं, तो वो अखिलेश यादव पब्लिक के लिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आजम खान उनको मुख्यमंत्री की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको बच्चा समझ के, छोटा समझ के, घर का समझ के, भतीजा समझ के वो उस तरीके से डील करना चाहते हैं। अखिलेश यादव का पब्लिक में कद धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस बार आप चुनाव में देखिए, 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ा, और अपने चेहरे पे अपने दम पर 111 सीटें लेकर के आए। और ये पार्टी को अखिलेश यादव ने इस बार परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया। तो वो जो एक परिवारवाद का इल्जाम लगता था, एक जो वंशवाद का इल्जाम लगता था, एक जो मुसलमानों को लेकर के इल्जाम लगता था, उस दायरे से अखिलेश यादव अपने आप को निकालना चाह रहे हैं बाहर। तो उस निकालने के लिए जरूरी है कि जो भी सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, जो मुलायम सिंह जी के साथ के थे, जो अखिलेश यादव को बच्चा समझते हैं, उनको कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब ये नहीं कि पार्टी से ही निकाल दिया जाए, हटाने का मतलब ये है कि सवाल और आपसे ले रही हूँ, फिर आगे बढ़ रही हूँ। दिलीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे और ले रही हूँ। जिस तरीके से ये दर्द फसाहत अली खान के अंदर जो ये दर्द था, जिस तरीके से दर्द कहीं ना कहीं बाहर आया, एकाएक बाहर आया कि लंबे समय से कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे थे अखिलेश यादव के लिए। नहीं, ये घुटन जरूर महसूस हो रही होगी, और ये घुटन इलेक्शंस के पहले से चल रही होगी, लेकिन अगर सरकार बन जाती तो इस तरह की बातें कहीं निकल के नहीं आती, क्योंकि सरकार बन जाने के बाद कोई ना कोई मंत्रालय आजम खान को या उनके बेटे को जरूर मिल जाता। मंत्रालय मिल जाता तो उनकी अपनी गाड़ी दौड़ने लगती है, जो सत्ता का रसूख है वो वापस मिल जाता। वो चलता रहता, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर के कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनते, लेकिन आजम खान को या उनके बेटे को कोई ना कोई मंत्रालय मिल जाता। लेकिन अब चूंकि सत्ता नहीं मिली, और अखिलेश यादव जी के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन 5 सालों में वो अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे सत्ता विपक्ष के रूप में, और 2027 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। उसके पहले अभी जो पंचायत के चुनाव होने हैं,
एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, तो ये बहुत चैलेंजेस हैं। और अब जो समय आ गया है, आप मुसलमानों को लेकर के सिर्फ राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमानों में भी बहुत सारे विभाजन आ गए हैं। अगर आप ओवैसी की बात कर लीजिए, वो आते हैं, वो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं। आजम खान अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं। कांग्रेस वाले अपने आप मुसलमानों को खींचने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी भी मिलाने की कोशिश करती है। बसपा में भी मुसलमानों का वोट बैंक है। और इस बार भाजपा ने भी मुसलमानों को प्रलोभन देने के लिए एक मंत्री बना दिया, वो भी सुन्नी समाज से मंत्री बना दिया। तो भाजपा कहती नहीं है, लेकिन कुछ करके वो भी मुसलमानों का वोट बैंक अट्रैक्ट करना चाह रही है। तो हर आदमी मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाना चाह रहा है। तो ये जो आजम खान ने दिलीप जी लौटूंगी एक आखिरी कमेंट आप सभी का, आखिर क्यों परेशान है आजम खान के मीडिया प्रभारी, इसी पर एक आखिरी कमेंट आप सभी का, क्योंकि अगले कार्यक्रम का हमारा वक्त हो गया, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। सबसे पहले वर्चस्व पांडे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी फिर से रिपीट कर दीजिएगा अपनी बात। आखिर क्यों परेशान है आजम खान के जो मीडिया प्रभारी हैं, आखिर क्यों परेशान है, क्या मायने हैं उनके इस तरीके की जो शिकायतें लगातार वो कर रहे हैं, इस तरह के उनके नेता जेल में है तो उनकी हैं? परेशानी स्वाभाविक है। उसके लिए समाजवादी पार्टी को मुखरता के साथ सरकार से बात करनी चाहिए और सरकार के सामने ये मैसेज रखना चाहिए कि देखिए वो जेल में है, किसी तरीके से उनके साथ जो भी हानि पहुंचाई जा रही है जेल से निकलने के बाद आगे कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ठीक है, प्रितपाल सिंह सलूजा जी आम आदमी पार्टी से हमारे बीच। जी मेरा ये मानना है रितिका जी, मैं ये सजेशन देना चाहूंगा अखिलेश यादव जी को कि वो वर्तमान की सरकार से बिना डरे, बिना झुके, अपने जो इनके विधायक हैं या इनके पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके साथ अगर न्यायपालिका द्वारा या सरकार द्वारा किसी तरह से दबाव बनाकर, जो सरकार, चूंकि न्यायपालिका के पास तो वही अख्तियार होता है जो उनके पास जो लिखित में कोई बात जाती है या एफआईआर के रूप में, उसी पे न्यायपालिका ध्यान देती है। हालांकि पूरी जो मामला है, दिलीप जी ने जैसे बताया, ये लेजिस्लेटिव होता है, ये सरकार के हाथ में होता है। तो अखिलेश यादव जी को बिना प्रलोभन पे आए हुए, बिना किसी दबाव पे आए हुए अपने जो साथी हैं उनका सहयोग करना चाहिए और सरकार के साथ एक मजबूत विपक्ष बनकर उनके सामने डट कर सामना करना चाहिए, जो शायद वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एकदम बहुत अच्छी बात दिलीप जी ने कही कि अगले 5 साल तक अखिलेश यादव अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाएंगे, 2027 के लिए कैसे तैयार कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए होगी। इसके लिए हम हमारी पार्टी की ओर से ये कह सकते हैं कि हम विपक्ष का बहुत अच्छा से पालन करेंगे। जहां जहां सरकार डिगेगी, डोलेगी, अपने घोषणा पत्र से बाहर जाएगी, वो एक एक बात के लिए हम सड़कों पर लड़ाई लड़ने का काम, जनता की उत्तर प्रदेश के लिए करने का काम आम आदमी पार्टी लगातार करती रहेगी, करती रही और करती रहेगी। अनिल मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ। बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब किसी दल का नेता, अगुआ, मुखिया तानाशाह होगा, अपने मन की चलाएगा, पुराने और बुजुर्ग नेताओं की राय नहीं लेगा और सबको साथ लेके चलने के लिए उसके इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है वहां विद्रोह की आवाज उठेगी, विरोध की आवाज उठेगी। यही मात्र समाजवादी पार्टी में हो रहा है, यही आजम खान के लोगों के द्वारा हो रहा है। अखिलेश जी द्वारा किसी भी पुराने कार्यकर्ता का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। इसके नाते स्वाभाविक प्रक्रिया है जो उभर कर सामने आ रही है। बिल्कुल, इससे पहले शिवपाल सिंह यादव को लेकर के भी, जो अखिलेश यादव है कहीं ना कहीं विवादों में घिरते हुए नजर आए, उसको लेकर के भी, उस बयान को लेकर के भी लगातार मीडिया ने भी शिवपाल सिंह यादव को, जब उन्होंने विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया, इसको लेकर के भी लगातार मीडिया ने सवाल पूछे। तो अखिलेश यादव चुप्पी कहीं ना कहीं उन्होंने साधी, बीजेपी को लेकर के भी कई तरह के कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव है वो बीजेपी में कहीं ना कहीं जा सकते हैं, इसको लेकर के भी। लेकिन अब दूसरा बवाल कहीं ना कहीं आजम खान को लेकर के भी सामने आया है। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी किस तरीके से अखिलेश यादव इन चुनौतियों को स्वीकार करते, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव का भी इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जी आपको। न्यूज़।